मिला टाइम्स में खुशामदीद। फलस्तीन और इसराइल के दरमियान जंग लगातार जारी है। 14 दिन पूरे हो गए हैं। दुनिया भर की कोशिशें हो रही है कि दोनों में जंग बंदी हो जाए। सलामती कौंसिल में दो दो मरतबा करारदाद और तजवीज पेश की गई है, लेकिन अमेरिका ने वेटो पावर का इस्तेमाल किया और जंग बंदी नहीं हो सकी। दूसरी तरफ इसराइल का दबाव बनता जा रहा है कि हमास हमारे कैदियों को रिलीज करे। हमास का कहना है कि हमारे जो 5,000 कैदी इसराइल के पास हैं, पहले वो रिलीज करें, हम बदले में रिलीज करेंगे। इसराइल ने जंगी हमला करने की भी तैयारी कर रखी है। तो आखिर इस जंग का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? एक बड़ा सवाल हर एक के जहन में आता है कि आखिर अमेरिका इसराइल को खुल करके सपोर्ट क्यों करता है, यूनाइटेड नेशन नाकाम क्यों है। तो इन तमाम इश्यूज पर और जो हमारे इंडिया का स्टैंड बदलता जा रहा है, इन तमाम पर बातचीत करेंगे आनंद के सहाय साहब से। अब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के भी सदर रह चुके हैं और खुल करके बातचीत करते हैं। आनंद सहाय साहब, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला और मिलर टाइम्स में वेलकम, खुशामदीद। सर, सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूंगा कि जब दुनिया के अक्सर लोग, तमाम इंसाफ पसंद, चाह रहे हैं कि जंग बंदी हो फलस्तीन और इसराइल के दरमियान और फलस्तीन को एक रियासत का दर्जा मिले, अमेरिका क्यों नहीं चाह रहा है कि जंग बंद हो? दो दो मरतबा अमेरिका ने वेटो पावर का इस्तेमाल किया और जंग बंदी की कोशिश को नाकाम बना दिया। देखिए, इजराइल जो है पिछले 70 वर्ष से जो वेस्टर्न पावर्स हैं, जी शुरू में ब्रिटेन उस आगे होता था, अब अमेरिका आगे है उसके। ये उनका एक, आप समझिए कि वेस्ट एशिया में वो एक इम्पोर्टेंट ठहराव है उनके लिए, वो है इजराइल। इसराइल। इजराइल एक फर्स्ट वर्ल्ड मुल्क है। उसको बसाया पैलेस्टाइन में यूरोपियन जूस को ला करके, वहां की जो यहूदी पॉपुलेशन थी उनको ला करके यहाँ पे बसाया गया था। 48 में इजराइल, पूरे इजराइल के नाम से एक स्टेट कायम किया गया, एक मुल्क बनाया गया। उसी पैलेस्टाइन का नाम बदल कर इजराइल किया गया। हालांकि शुरू में 1947 में जो पुराना पैलेस्टाइन था उसको दो हिस्सों में बांटा गया, एक था इजराइल और एक था पैलेस्टाइन। लेकिन धीरे धीरे इजराइल जो है पूरे पैलेस्टाइन पर कब्जा करता चला गया। अब पैलेस्टाइन के नाम से दो छोटी जगह बच गई है, दो इनक्लेव हैं, समझिए कि दो कॉलोनी है। जी एक है गाजा, जो एक लंबे से, समझिए कि एक लंबा टनल की तरह है, जी करीब 35 किलोमीटर लंबा। एक तरफ समुद्र और उसके चारों तरफ इजराइल है। जी इजराइल की मर्जी से ही वहां रसद, पानी, खाना, दवा, बिजली सब जाती है। आप कुछ भेज नहीं सकते और चारों तरफ उनका पहरा है। वहां से कोई निकल कर नहीं आ सकता। वही आएगा जो इजराइल के अंदर मजदूरी करने आता है। यह है वहां की कहानी। उसके बाद उसके पास ही वेस्ट बैंक नाम की एक जगह है। जॉर्डन जो रिवर है, दरिया है, जी उसका वेस्टर्न बैंक, उसकी पल्ली तरफ जॉर्डन पड़ता है। जॉर्डन नदी का भी नाम जॉर्डन है, उस मुल्क का भी नाम जॉर्डन है दूसरी तरफ। तो जॉर्डन के इर्द गिर्द, जिसको वेस्ट बैंक हम कह रहे हैं, वो जी नंबर 2 पैलेस्टीनियों का एक मोहल्ला समझिए। जी और दोनों मोहल्लों में लगभग 2.25 लाख 2.5 लाख लोग रहते हैं। कुल मिला के 5 लाख लोग रहते हैं। 23 लाख और 23 लाख, हाँ, 5 मिलियन, 50 लाख। जी ठीक ठीक है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेस्ट बैंक, जेरूसलम वहीं पर है। जेरूसलम में मुस्लिम, क्रिश्चियन और यहूदी, इन तीनों के जो होली प्लेसेस हैं यहाँ पर है, तीनों के लिए वो इम्पोर्टेंट है। और उसके साथ ही साथ और बड़े पुराने हिस्टोरिकल जगह हैं वहां पर। और उस पूरे जेरूसलम को, पूरे गाजा को भी इजराइल ने ऑक्यूपाई कर लिया था, कब्जा कर लिया था अपने यहूदी सेटलर्स को भेज करके। ये सिलसिला जो है चला आ रहा है शुरू से। यहां तक कि यूनाइटेड नेशंस मानती है कि ये ऑक्यूपाइड एरियाज है। जी सन 2005 में, ये 21 जा रहा है, 23 जा रहा है,
जी इजरायलियों ने अपना ऑक्यूपेशन वहां खत्म कर दिया गाजा में, जी लेकिन उसके चारों तरफ तैनात रहे, उनका पूरा होल्ड रहा। उनके कहने से ही चिड़िया भी चू करती वहां पे, नहीं तो बिल्कुल। परिंदा भी नहीं आता। जहां तक वेस्ट बैंक का सवाल है, वो ऑक्यूपाइड टेरिटरी है। हम्म, और यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी, उन्होंने अपने बयान में कहा 7 अक्टूबर को हमास का जो अटैक हुआ, जी ये हमास का कब्जा वो है गाजा में, वहां से इन्होंने अटैक किया। पहली मर्तबा पिछले 70 साल में जी कोई पैलेस्टीनियन ग्रुप इसराइल के अंदर जाकर एक मिलिट्री अटैक कर रहा था, जी पहली बार ऐसा हुआ है। पहले ये अपने इलाके से कभी रॉकेट चलाते थे, कभी कुछ करते थे, कभी इक्का दुक्का लोगों को बम वम फोड़ने के लिए अंदर भेजते थे, वो सब किया करते थे, हम्म, ये कहने के सुसाइड लिए कि अटैक भाई ये करते हमारा हिस्सा है, हमारा हिस्सा तुम दो हमको। वो नहीं मिल रहा था उनको। थे। तो फ्रस्ट्रेशन में, गुस्से में, इसी के नाम पे दो दो इंतफादा हुए। इंतफादा का मतलब आप जानते हैं, अंग्रेजी में उसको क्या कहेंगे, शेक करना। जी अरबी वर्ड है शेक करना, हिला देना। वो एक जो है ना, दबाए गए लोगों का के अंदर का जो गुस्सा होता है, वो उसका इजहार कर रहे थे वो। इन सब का असर कुछ भी नहीं हुआ। अब जो है, ये सबका सबसे बढ़िया एनालिसिस इजराइल का सबसे जाना माना, पुराना और हाईली एस्टैब्लिश्ड अखबार है हारेट्स। हारेट्स अंग्रेजी में भी और हिब्रू भाषा, जो यहूदियों की भाषा, उन दोनों में जी ही है, निकलता है वो। पब्लिकेशन दोनों में है। तो हारेट्स के एडिटोरियल में लिखा था जी कि 7 अक्टूबर का जो हुआ किस्सा, उसके लिए वो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को जिम्मेवार ठहराते हैं। उसके पीछे कहानी ये है कि ऑक्यूपेशन की जो लगातार 56 साल की ऑक्यूपेशन, और उसके पहले मारधाड़, पैलेस्टीनियंस की मारधाड़ की जो कहानी है, और अंदर से जो बलबलाते रहते हैं ये लोग। और गाजा को तो दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर प्रिजन कहा जाता है। जी तो ऐसे हाल में फ्रस्ट्रेशन में लोग आए, अंदर घुसे, इजरायली फौजियों को मारा। कोई 300-400 लोग हताहत हुए उसमें। उन मेरा ख्याल है बहुत बड़ी गलती हुई कि उन्होंने सिविलियंस को भी मारे। जी उसमें बूढ़े, बच्चे और कुछ लोगों को किडनैप करके, अगवा करके ले गए अपने साथ, ताकि बाद में बार्गेनिंग में काम आए। यही सब होता है। जी उनका हमेशा रहा है कि हमारे इतने हजार लोग जेलों में बंद हैं खामखा, उनमें बच्चे भी हैं। अगर वो नहीं करते तो इसराइल के कान पे तो जू नहीं रेंगता। इसराइल अगर सिर्फ मिलिट्री के लोगों को भी मार के चले आते ये, तो जी वही करता जो आज कर रहा है। लेकिन आज उसके पास कहने को एक बात आ गई है कि आपने हमारे यहाँ अंदर आके बूढ़े लोगों को मारा, आम बच्चों सिविलियन को को। मारा, सिविलियंस को मारा। ठीक है। तो सिविलियंस को तो इजरायली बहुत दिन से मार रहे हैं, 60-70 साल से मार रहे हैं। आर्मी तो तो है ही नहीं इनको, वहां, फलस्तीन में तो हाँ, कोई आर्मी है नहीं, सारे सिविलियन ही आर्मी है। नहीं है। और इनको आप कह रहे हैं ये टेररिस्ट है और इस्लामिक स्टेट की तरह है ये, इनको इनको मार के इनकी छुट्टी कर दो। देखिए, ये जो टेररिस्ट कह रहे हैं आप कहें, बेशक कहें, अगर वही ये है। यासर अराफत जो टेररिस्ट नहीं थे, जी और ये जो है, ये लोग अपने आप को इस्लामिक रेजिस्टेंस के नाम से कहने लगे। एक वक्त आया, जी अराफत ने अपने आप को किसी मजहब के साथ नहीं जोड़ा। अच्छा वो पैलेस्टाइन एज ऑक्यूपाइड टेरिटरी, एज ए कॉलोनी, ये उसका उनका वो था। तो उस आदमी को भी आपने टेररिस्ट ही कहा। ये नहीं कि आपने किसी दूसरे चश्मे से उसको देखा। महात्मा गांधी के भी कुछ लोग टेररिस्ट ही कहते थे अच्छा कि ये इमोशनल टेररिस्ट है और इसको मारो, छुट्टी करो, तभी इस सोच के लोग खत्म हो जाएंगे। वो भी हुआ है। वो हमारे देश में हुआ, उनके देश में नहीं हुआ है। हालांकि महात्मा गांधी तो इजराइल, हथियार उठाने के खिलाफ थे, वो तो अमन के हाँ रास्ते हाँ पर बगैर हाँ वायलेंस के। हाँ 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 हाँ। तो अब जो है, इजराइल में जो कुछ देखने को मिल रहा है, गांधी जी ने कहा था कि 47 में हम इजराइल के बंटवारे को नहीं चाहता, पैलेस्टाइन के बंटवारा हमें अच्छा नहीं लगता।
आप बाहर जी से लोगों को लाके बसा देंगे यहाँ पे। कह रहे कि पैलेस्टाइन में ये जो अरब अरब लोग हैं, जी उनका पैलेस्टाइन उतना ही है जितना कि फ्रांस फ्रांस के लोगों का है और इंग्लैंड इंग्लैंड के लोगों का है। लेकिन बिल्कुल। जो इजरायली आए, जैसे वो अखंड इजराइल समझ के आए, उनके उनके रिलीजियस बुक्स में कहा गया है, जी। वो यही हमसे बतलाते हैं हम्म। कि भाई कितने हजार साल पहले हम लोग यहाँ थे और हम यहाँ से तितर बितर होके चारों तरफ दुनिया में चले गए। तो इसलिए हमारा यहाँ हक बनता है। ये एक धार्मिक बात है, ये एक रिलीजियस बात है, मजहबी बात है ये। तो वैसे भी तो हमारे यहाँ कुछ लोग कहते हैं, मजहबी बातें करते हैं ना, जी कि अखंड भारत। जी। ये अखंड भारत की बात वहां होती है, वो अखंड इजराइल की बात है, एक आप ऐसा हाँ, समझ। वो ग्रेटर इज़राइल बोलते हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि उनका जो झंडा फ्लैग बना हुआ है, वो जो सितारा है, तो दरिया नील और फुरात के बीच में जितनी जगह है, वो वो पूरा को ठीक है। इज़राइल। तो ये किस्सा कहाँ से निकल रहा है? ये रिलीजन से निकल रहा है ना। जी, ये तो रिलीजन में लिखा है। बिल्कुल। अब कोई कहे कि मेरे रिलीजन में ये लिखा है तो हम आज की दुनिया में वही करेंगे। इसका इसका जवाब गांधी जी ने दिया था। उन्होंने कहा था आप अपने रिलीजन को मानिए, मैं भी मानता हूं अपने रिलीजन को, वो अच्छी अच्छी बात होगी। लेकिन बंदूक के नोक पे ला करके, ब्रिटिश बेयोनेट के नोक पे आके आप इसराइल मत क्रिएट कीजिए धर्म के नाम पे, वो अच्छा नहीं होगा। वो जो है ह्यूमैनिटी के खिलाफ होगा। ये जी, ये तो कहानी बहुत दूर तक जा रही है। आज जो है 7 अक्टूबर को हमास अटैक करता है। हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अमेरिका यही कह रही है, इजराइल यही कह रही है। आज भारत के प्रधानमंत्री साहब ने भी यही कहा है, आज मतलब आज नहीं, 7 अक्टूबर के बाद जी, उन्होंने कहा कि टेररिस्ट अटैक है और हम टेररिज्म को किसी भी फॉर्म में, किसी भी रूप में, किसी भी शक्ल में हम पसंद नहीं करेंगे। और आज हम इसराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। जी, ये जो उनका बयान आया, ये इंडिया के किसी भी गवर्नमेंट ने इस तरह का बयान पहले कभी नहीं दिया। जी, हमारी जो पॉलिसी रही है वो पैलेस्टाइन को एज एन ऑक्यूपाइड टेरिटरी मान करके चली है हमेशा। और हम शुरू से जो हमारा भी फ्रीडम मूवमेंट था उससे लेकर और आज तक जहां भी दुनिया के जिस हिस्से में जो लोग अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं, जी, कॉलोनियल रूल से, ऑक्यूपेशन से, उनके खिलाफ हमारी आवाज उठी है। इस बार नहीं उठी उठी जब अटैक हो गए तो इस बात का क्रिटिसिज्म भी हुआ। पहले हम साहब ने खुद आगे बढ़ के लीड लेकर के ये बात रखी थी, पहली बार इंडिया की हिस्ट्री में। जी, तो हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है वो उसके थोड़े रोज के बाद आकर उसने एक जरा सा ऊपर से हल्के से कुछ वो डालने की कोशिश की, जी, उसको नरम करने की कोशिश की और ये बतलाया और ठीक बतलाया कि हमारी पॉलिसी हमेशा रही है कि पैलेस्टाइन स्टेट भी पूरे पूरे अमन चैन के साथ रहे, उसका भी वजूद हो। ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो हैं वो दुनिया में सबके ऊपर लागू होते हैं। यानी जो फोर्स लेके नहीं लड़ रहा है, बच्चे और औरतें और सिविलियंस, इन सब के ऊपर आप वायलेंस नहीं ला सकते। ये याद दिलाया, अच्छी बात है, मुझे खुशी हुई देख करके। जी, देखिए आज जो मौजूदा हालात है इसमें इतना कहना, और उसकी वजह यह है, एक पतली गली जिसमें कि करीब 20 लाख लोग रहते हैं, 23 लाख लोग रहते हैं, शायद आरके पुरम से कम आबादी होगी वहां की, या उसके बराबर की आबादी होगी दिल्ली का जो आरके पुरम है, जी, या कोई बड़ा मोहल्ला आप देख लीजिए। जी, बिल्कुल। या मान लीजिए ओखला एक एरिया है, इस यहाँ ओखला एब्रिसिया। एरिया है, कोई भी आप जी, एरिया, दिल्ली हम लोग सब जानते हैं। तो ऐसे छोटे तंग जगह में लोग खचाखच भरे हुए हैं, गरीबी की हालत में हैं, उनके ऊपर आप एयरफोर्स से बम गिराएं और अपने टैंक भेज करके पूरा तोड़फोड़ करें। उसमें शायद 4,000 के करीब लोग मर चुके हैं, उसमें जी, 1,000 छोटे बच्चे हैं। ये है अभी तक का फिगर। 400 एंड महिलाएं हैं उसमें। क्या है नहीं मालूम। और अभी अभी इसराइल का शायद ऑर्डर आया है कि जितने जर्नलिस्ट हैं वहां से उठ के वापस जाएं।
वो नहीं चाहता कि जो कुछ हो रहा है उसकी कहीं रिपोर्टिंग वगैरह हो। और ये सब बमबारी और टैंक अटैक किन लोगों के ऊपर हुआ है? जिनके पास आपने पानी रोका हुआ है, जिनके पास आपने खाना रोका रोका हुआ है, दवाइयां रोकी हुई है, बिजली रोकी हुई है। तो दवाई, पानी, इन वेपन ऑफ वॉर, जी जंग बना करके आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और कई रोज भूखे प्यासे बिना दवा के लोग रह रहे हैं। ऊपर से एक बम गिरा एक हॉस्पिटल पे, कई सौ लोग उसमें हताहत हो गए। ऐसी सिचुएशन में आप ऊपर से एयरफोर्स आपकी बम गिरा रही है, आपके टैंक फायरिंग कर रहे हैं, और आप धमकियां दे रहे हैं रोजाना कि अब हमारी ग्राउंड फोर्स यानी कि इन्फेंट्री अंदर जाएगी और हमास के एक एक बंदे को ढूंढ के निकालेगी, उनको मारेगी। मैंने आज एक बयान कहीं देखा था कि इजराइल ने दावा किया है कि हमास का एक आदमी, जी एक सिर्फ एक, ओनली वन, उसको उन्होंने मारा है। 12 रोज 14 रोज करने के बाद आपने एक आदमी को मारा है, तो फिर आपने कौन सी बहादुरी दिखला दी भाई? ये सब करने की जरूरत थी क्या? और ऐसी सिचुएशन में इमदाद आप कोई बाहर से भेज नहीं सकता, ऊपर तो बम गिर रहा है ऊपर से। जी तो आप हेल्प अगर दुनिया चाहती, अंडर ह्यूमैनिटेरियन लॉ और ह्यूमन राइट्स को देखते हुए कुछ हेल्प करना चाहती है दुनिया, तो ये मुमकिन नहीं है इस माहौल में। इसके लिए आपको जंग को रोकना पड़ेगा। जी ये तो एक तरफा जंग है ना भाई। जंग है, दो मुल्कों की फौजें खड़ी हैं आमने सामने, वो जंग हो गई। जी, यहाँ तो एक मुल्क है और जिनसे जंग आप हो रही है अंडर वहीं के एरिया एक में रह उसके रहे हैं, ऊपर, गाजा के एरिया में। अब आपको हम एक कमरे में बंद कर दें, जी पूरा मकान मेरा है, एक कमरे में बंद कर दें, ऊपर से जरा सा रास्ता होना चाहिए, ऊपर से हम बम गिराए चले जाएं, तो वही हो रहा है। तो ये तो इनकी कहानी है। मैं आपको जी हारेट्स न्यूज़पेपर के बारे में बतला रहा था। जी कहा कि सारी जिम्मेवारी किसी की नहीं है, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की है। उन्होंने क्यों ऐसा कहा, उन्होंने उसके आर्गुमेंट देखिए। वो ये कह रहे हैं कि हमारा ऑक्यूपेशन यानी इजराइल का ऑक्यूपेशन यहाँ इतने साल से चल रहा है, 56 साल से चल रहा है, ये गाजा और यहाँ पर और वेस्ट बैंक पे अब हमने उसको एनेक्सेशन यानी उसके ऊपर पूरे तरह से कब्जा करने की हम कोशिश कर रहे हैं। अल अक्सा में जो है वहां पे इजरायली घुसने की कोशिश कर रहे थे और सब कुछ कर रहे थे। वो बोले कि ऐसे हालात में अगर पैलेस्टाइन के लोग जो हैं वो, उनके मन में गुस्सा नहीं होगा तो और क्या होगा। और सेक्रेटरी जनरल के यूएन ने कहा कि माना उन्होंने हमास को क्रिटिसाइज किया कि ये जो सिविलियंस को मारे उन्होंने, लेकिन कहा कि ये सब जो हुआ है एक वैक्यूम में नहीं हुआ है, एक सपाट अचानक नहीं स्लेट हुआ पर है। नहीं, जी एक सपाट स्लेट पर नहीं हुआ है। जी इसके पीछे लंबी दर्द की कहानी है, जी फ्रस्ट्रेशन की कहानी है, जी ये उन्होंने कहा। बिल्कुल। लेकिन अच्छा होता, हमें लगता है कि भारत की तरफ से भी हम ऐसा ही कोई बयान देते। आप क्रिटिसाइज कर लीजिए हमास को, लेकिन ये भी कहिए कि उसके एक बैकग्राउंड है, बगैर बैकग्राउंड के नहीं हुआ है। और आज आपको ह्यूमैनिटेरियन अपना रुख दिखलाना है, तो आप कहिए कि लड़ाई तो बंद करो, पहले बमबारी तो बंद करो। ये नहीं बंद करोगे तो हम तुमको क्रिटिसाइज करेंगे खुल करके। ये आप नहीं कह रहे हैं। अच्छा, अभी और तो आप क्यों एक नहीं कह और रहे हैं? गजा पट्टी के हॉस्पिटल पर हमला हुआ परसों तरसों, हाँ, अल अहली हॉस्पिटल पर। हाँ, इसराइल ने बाद में शुरू में इकरार किया, मीडिया ने इतराफ किया, बाद में फिर इसराइल ने कहा हमने नहीं किया है, उनके अपने रॉकेट से हुआ है। क्या रॉकेट हाँ। में इतनी ताकत होती है कि एक साथ 1000 लोगों को मार दे? नहीं, नहीं, वो नहीं। अब उस देखिए, ये डिस्कशन जो है ना, इसमें फंसना फिजूल है। जी चूंकि पहले हो चुका है कि पैलेस्टाइनियन की तरफ से रॉकेट दागे जाते हैं, और चूंकि वो बिना एंगल वैंगल ऐसे ही उठा के मार देते हैं वो,
और वो गड़बड़ा जाती है, निशाना कहीं और था और ऊपर गिरता है कहीं और, चारों तरफ कहीं गिर जाता है। अब वो रॉकेट में कितने लोग मर सकते हैं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं ये कह रहा हूं बुनियादी बात क्या है कि जी इस तरह का माहौल नहीं होता। आपको इसी बात का गुस्सा है ना। देखिए, फ्रस्ट्रेशन और गुस्से से पॉलिसी नहीं चलती एक देश की, एक मुल्क की, जी ये पॉलिसी नहीं है। आप मारिए, जितने पैलेस्टीन सबको मार डालिए, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, अगले रोज क्या, अगले रोज क्या, अगले रोज क्या। इजराइल तो चाहेगा कि पैलेस्टीनियन क्वेश्चन जो है वो फिजिकली खत्म हो जाए। हमने मान लीजिए कि 5 लाख पैलेस्टीन को मार दिया, जी तो पैलेस्टीन क्वेश्चन खत्म हो गया। ये दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ है। और सबसे पहले तो जो पूरे वेस्ट एशिया की अवाम जो है वो तो अपने हुक्मरानों से भी तो कोई सवाल पूछेगी कि आप क्या क्या कर रहे हैं। आप तो प्रोग्राम बना रहे थे कि अमेरिका और इसराइल के साथ मिल करके एक एब्राहम एकॉर्ड्स के नाम पर, ये प्रेसिडेंट ट्रंप के वक्त से 2 साल पहले से चल रहा है। हाँ, एब्राहम एब्राहम चूंकि इब्राहिम, वो मुसलमानों के और यहूदियों के और क्रिश्चियन के तीनों धर्म तो एक ही जगह पैदा हुए हैं, जी और सब ये एक दूसरे को समझिए कि एक दूसरे के कजन हो लगते हैं। इनके जी आपसी झगड़े मानते बहुत भी हैं, हैं वो एक सब। अलग बात है। जी हाँ, तो एब्राहम एब्राहम एग्रीमेंट्स, एब्राहम एकॉर्ड, एक करार, जितने पैसे वाले मुल्क हैं अरब या खाड़ी के, ठीक है, जी सऊदी अरेबिया, यूएई और बाकी उसके इर्द गिर्द जितने हैं, जॉर्डन है, ये वो सब बड़े खुश थे कि इसराइल के साथ आप समझौता कर लो, इसके साथ इन्वेस्टमेंट और ट्रेड चलाओ। इसराइल जो है एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, एक फर्स्ट, माने एक ही इसराइल के अंदर एक फर्स्ट वर्ल्ड है और एक है थर्ड, क्या, फोर्थ वर्ल्ड, गाजा और वेस्ट बैंक। जी और उस फोर्थ वर्ल्ड के ऊपर रोजाना मिलिट्री हमला हो रहा है, ऑक्यूपेशन चल रहा है। 70 साल की ये कहानी है, खासतौर से 56 साल की, जी 1967 के बाद से। आज इजरायलियों में गुस्सा इसलिए है कि इतना बड़ा अटैक इसराइल के अंदर आके उनके मिलिट्री के ऊपर कभी हुआ ही नहीं। जिनको वो जाहिल जपाट समझते थे, जी इनको कुछ आता जाता नहीं है, कुछ नहीं है, ये तो बिल्कुल वो, तो ऐसे लोगों ने किया। इस बात को समझने बिल्कुल वो हैं, हैरत में है कि कैसे हो गया, उनके पास ये इंटेलिजेंस कहां से आई। ये सारी बातें, इस पर छानबीन हो रही है। जी और नेतन्याहू साहब चंद रोज के मेहमान हैं ये समझिए। जैसे इन्होंने बमबारी खत्म की, इनको जी इजराइल की पब्लिक है कि आप मेहरबानी करके तशरीफ ले जाइए, हमें नहीं ये चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि इजराइल की आबादी मेजॉरिटी हमास के फेवर में, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो जिस तरह से ये काम कर रहे हैं और इसके ऊपर इतने प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशंस, मुजाहरे हो चुके हैं लंदन में और लंदन के आगे ब्रिटेन के कई शहरों में और अमेरिका में। अमेरिका में यहूदी लोग, उनके जी ऑर्गेनाइजेशन, वो भी इस शामिल है कि आप कर क्या रहे हैं। ये बिल्कुल तो एकदम ह्यूमन, वो जो है लाइफ के अगेंस्ट खिलवाड़ कर रहे हैं आप, उनके ऊपर ये जालिमों वाला काम कर रहे हैं। अब देखिए, अब मैं समझता हूं कि शायद हमारी पॉलिसी, अगर उन्होंने उसको बैलेंस तरीके से देखा, तो आज नहीं तो कल सही ये कहेंगे कि भाई अब जो है ये रुकना चाहिए। ये स्टेट की तरफ की जो वायलेंस इतनी जबरदस्त है, इतनी खूंखार तरीके से आप अटैक कर रहे हैं निहत्थे लोगों के ऊपर, ये इस पर रोकथाम हो बहुत जरूरी है। नहीं तो पूरे वेस्ट एशिया में और खाड़ी के इलाके में अमन नहीं आप कायम कर सकते, अमन हो ही नहीं सकता। जब सवाल उठेगा वहां पर, हर एक देश में अपने जी लोगों से बात करेंगे, गवर्नमेंट से, कि आप क्या कर रहे हैं, आप खामोश क्यों बैठे हैं, आप क्या करेंगे। मैं नहीं समझता कि मिलिट्री वो अटैक करना शुरू करेंगे, लेकिन ये चलता रहा तो मुमकिन है और भी दूसरे ग्रुप्स हैं उस एरिया में,
वो क्या करेंगे, उनके वो भी हथियार से लैस है, ये नहीं मालूम। ईरान क्या करता है नहीं मालूम। अमेरिका तो है, अब अमेरिका के प्रेसिडेंट गए वहां पर, जाना जरूरी था क्या? इस बात पर सवाल उठ रहे हैं अमेरिका के अंदर। आपने हासिल क्या किया? वहां के फॉरेन मिनिस्टर गए, एंटनी ब्लिंकन साहब, जी। और उनका जो और बयान था वहां डिफेंस पे, मिनिस्टर भी गए। हाँ और डिफेंस मिनिस्टर भी गए अमेरिका के। हाँ, लेकिन जो फॉरेन मिनिस्टर का बयान क्या था, नेतन्याहू साहब के सामने खड़े मैं होकर, बगल में यहूदी के खड़े तौर होकर, पर आया हूँ जो। हाँ, कि मैं खाली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के तौर पर नहीं, एक यहूदी होने के नाते भी आया हूं। अब ऐसी बात कोई कहे हमारे देश में, आज भी हम कहेंगे ये तो कॉमनल है, ये फिरका परस्त है, ये सांप्रदायिक है। जी। ये तो कोई शान और फक्र की बात नहीं है ये। अच्छा भाई बोलिए, अब मैं तो बहुत बोल लिया, नहीं, अब आप ये कहिए, चीजों पूछ। को समझना चाह रहे थे, आपने बड़े अच्छे से समझाया है। और मुझे ये लग, जो यूनाइटेड नेशन है, तो इजराइल यूनाइटेड नेशन की बात को नहीं मानता, करारदाद को नहीं मानता, मनमानी करता जा रहा है। नहीं, उसके पीछे बात है ना कि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल जो है, सबसे अहम बॉडी वो है। उसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 टेम्पररी होते हैं, जिनका 1 साल का 2 साल का टर्म होता है। जी। तो 5 जो परमानेंट मेंबर्स हैं, यूएसए, यूके, फ्रांस, चाइना और रशिया, जी। इन पांचों के पास वीटो पावर है। जी। कोई भी रेजोल्यूशन पास किया आपने, और इन पांचों में से कोई मुल्क कह के नहीं, हमें ये पसंद नहीं है, नेगेटिव, इसके खिलाफ हम वोट कर रहे हैं, तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। उनका रूल है कि यूनानिमस हो, सब सब सहमत हो तभी होगा। तो जब भी ऐसे कोई बात आती है, यूएन में तो रेजोल्यूशन एक से एक रेजोल्यूशन है, 242 सिक्योरिटी काउंसिल का, बहुत जी। पुराना रेजोल्यूशन है। ये रेजोल्यूशन है आपका 1980, 82 का है, 67 का, जो भी है, 82 का है शायद, नहीं 67 का। जी। उस पे तो साफ बात कही गई है कि जस्ट एंड लास्टिंग पीस कायम करने के लिए आप जो हैं, अगर आपने मिलिट्री ताकत के जोर पे आपने कहीं जमीन अख्तियार कर लिया है, तो वहां आपको 1 मिनट ठहरने का की कोई राइट नहीं है, आप वापस हो जाइए। और एक दूसरा रेजोल्यूशन है, उसके तहत यह है कि जो ऑक्यूपाइड टेरिटरी है, जी। वहां की जो आवाम है, उसको अपनी डिग्निटी को और अपनी फ्रीडम को बचाने के लिए हर तरह का स्ट्रगल करना मुनासिब है और लीगल है, इंक्लूडिंग आर्म्ड स्ट्रगल, ये हथियार भी बंद लड़ाई भी कर सकते, ये भी है ये उसमें। भी तो जी अगर हाँ। ये जब रूल है, तब तो हमास जो कुछ कर रहे हैं, फलस्तीनी जो कुछ कर रहे हैं, उनको तो बिल्कुल राइट है, यूएन उनको राइट दे रहा है करने का। हाँ, उसमें इनसे भूल ये हुई मेरा ख्याल है कि सिविलियन पॉपुलेशन को आप अटैक जो टारगेट इन्होंने नहीं किया। करना है आपको। जी। हाँ, बात यह है कि हमास के बारे में गलत फहमी नहीं, लोग कम जानते हैं कि 2005 तक इसराइल के डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में था, कब्जे में था। जी। सन 2006 में इलेक्शन कराया गया पैलेस्टीनियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, सबसे ज्यादा सीट लेके हमास आई है। हमास इलेक्शन से निकली हुई बॉडी उसके बाद है। लेकिन वो एक अमेरिका ने इसको अलग बात है एक्सेप्ट कि नहीं किया, शायद ऐसा हुआ था। नहीं नहीं नहीं, इलेक्शन में वो जीत गया, उसी के दम पे तो वहां की सरकार चला रहे हैं। और इसराइल ने कतर ने इनको कुछ पैसे भी दिए अपने काम धाम चलाने के लिए, जी। जी। इसराइल की मर्जी से दिए। लेकिन जो पैलेस्टीन अथॉरिटी है, जब यासिर अराफत साहब का इंतकाल हुआ 2004 में, जी। उसके बाद पैलेस्टीन पीएलओ के जो लीडर हैं, उन महमूद लोगों अब्बास। ने, हाँ, महमूद अब्बास साहब और उनके वो जो फॉलोअर्स हैं, इन लोगों ने, इनकी लड़ाई हुई हमास के साथ आपस में। जी। और उसके बाद उन्होंने इस लेजिस्लेटिव काउंसिल को डिसॉल्व कर दिया, उसको बर्खास्त कर दिया। जी।
तो लिहाजा वो काउंसिल अभी मौजूद नहीं है जिसमें ये जीत के आए थे। अच्छा। तो ये सब एक अंदर की कहानी। अब ये है कि आप लड़ाई को अगर आप आज रोकते हैं, जो आप जी। बमबारी कर रहे हैं, सिविलियंस को मारे जा रहे हैं, आपका क्या पर्पस सर्व हो रहा, क्या मकसद इससे पूरा होता, मुझे नहीं मालूम। ये नहीं अगर रोकेंगे तो ये है कि पूरे उस रीजन में लड़ाई भड़क सकती है। एक कोई न कोई अपना फॉर्म में, ये अभी पहले से कहने थे। सर एक और सवाल पूरे, चाहेंगे। हाँ, इजराइल ने अपनी फौज को बिल्कुल बॉर्डर पर लगा दिया है, टैंक जमा कर दिया है और कहा है कि हम जमीनी हमला करेंगे गजा पट्टी पर। इन्होंने नॉर्थ गजा को ये, खाली भी करा दिया है। ये तो यही ये कहा है। क्या इसका असर पड़ेगा अगर जमीनी फौज जाती है इजराइल की गजा पट्टी में? तो क्योंकि फलस्तीनियों को लग रहा है कि 1948 में जो नकबा हुआ था, हमें कहा गया था जंग में कब्जा कर लिया, दोबारा हमारी जमीन वापस नहीं मिली। तो जो इन्होंने गजा पट्टी को खाली करा दिया है, उन पर भी ये अपनी बस्तियों को बसा लेंगे और दोबारा हमारे लोगों को वापस आने का राइट नहीं मिलेगा। हाँ, तो इसी बात को लेके अमेरिकन ने इजराइल से कहा है कि आप उसको दोबारा ऑक्यूपाई ना करें, ये यही बेहतर है। उस पूरे रीजन में अगर आप अमन चाहते हैं, और नहीं तो पूरा पूरा एरिया जो है आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा, तब वैसे सिचुएशन में अमेरिका या किसी भी वेस्टर्न कंट्री के लिए यूरोप को सपोर्ट करते रहना इस इशू के ऊपर बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक तो वैसे ही पहले आपसे पानी, बिजली, खाना पानी, दवाइयां सब रोका, लगातार कई रोज रोका। उसके बाद बम गिराए, और बम गिराने के बाद टैंक के आर्टिलरी अटैक करने के बाद अब आप जमीनी फोर्स भेजेंगे, इन्फेंट्री बटालियंस अंदर क्यों भेजेंगे? जो तहस नहस करना है वो हो चुका, अब वहां तोड़ने को है क्या? अब तोड़ने को और मारने को बचा कौन है? तो क्या करेंगे? अपने मन का गुस्सा निकाल रहे हैं आप। इतनी सी बात है कि आपके ऊपर किसी ने ये जुर्रत की कि आपके अंदर अपने मुल्क के अंदर सारे आपने बैरियर्स जो लगाए थे सबको पार करके वो अंदर आ गए और आपके फोर्सेस के लोगों को मारा। तो 300 इसका से 400 के करीब फोर्सेस भी मारी गई इजराइल की। हाँ, जी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो ये बहुत बुरा बुरा वक्त है ये दुनिया के लिए, और लोगों के ह्यूमन राइट्स के लिए। और अब कुछ लोग भले इसको एक मजहबी तौर पे देखें, हमें लगता है कि वो सही नहीं है। जी। क्योंकि जब तक अगर आपको पूरे दुनिया के लोगों की सिंपैथी लेनी है और उनकी दिमागी सेंस को, तो भाई ये ऑक्यूपेशन के खिलाफ लड़ाई है, नहीं, ये मजहब मजहब का की लड़ाई मामला तो नहीं है। वो सिर्फ मस्जिद तक का है, मस्जिद अक्सा का है। वो हाँ हाँ, ईसाइयों ये का तो मजहब बैत की लड़ाई रहम है, नहीं है। उनका भी है, मुसलमानों का भी, यहूदियों का है। वो तो एक लेकिन मस्जिद तक महदूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेट क्योंकि मसला वतन का है। अनफॉर्चुनेटली ये भी समझा जा रहा है कि हमारे देश का जो रिएक्शन था कि हम इसराइल के साथ पहली दफे खड़े हुए हैं, कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं ऐसे संगीन वक्त पे। तो इसमें यह है कि अगर पैलेस्टीनियंस का वो जो है वो था, हालांकि पैलेस्टीनियंस क्रिश्चियन भी हैं और जूस भी हैं और जी। मुसलमान भी हैं, लेकिन मेजोरिटी मुस्लिम है। अगर उनका धर्म कुछ और होता तो शायद भारत का रिएक्शन और होता। इस बात पर भी अटकलें लग रही। अब जी बिल्कुल। आज की हमारी जो वो है, आज का जो निजाम हमारा है, मैं उसकी उनकी बात कर रहा हूं, और उसके जो फॉलोअर्स हैं। कल प्रेस क्लब में मैं था तो एक प्रोग्राम था लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन ने, और एक प्रोग्रेसिव मेडिकोस फॉर्म एंड साइंटिस्ट है, उन्होंने फलस्तीन की हिमायत में प्रोग्राम किया था। तो एक साहब कह रहे थे कि आरएसएस का शुरू से रहा है कि जहां भी मुसलमानों के साथ कुछ होता है तो इनको खुशी होती है या मुसलमानों के खिलाफ होती है, इसलिए हिटलर को भी सपोर्ट करते हैं कहीं, और यहाँ यहूदियों को सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा, 3 मीम की बात की थी ये उन्होंने। ये बात दुरुस्त है कि आप हिटलर को भी आप सपोर्ट कर रहे हो, और हिटलर ने जिनको मारा, जी। हिटलर ने 6 मिलियन जूस को मारा, गैस चेंबर में डाला। जी।
तो वो कौम जिसको इतने बुरे दिन देखने पड़े, अब वही कौम उनके ये बात जो है एंटी पैलेस्टाइन बात पूरे इजरायलियों के अंदर नहीं है, वहां भी हर हर सोच के लोग हैं। लेकिन ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो अभी मौजूदा गवर्नमेंट है, लिकुड पार्टी जो है एक्सट्रीम राइट पार्टी है, जी जैसे कि हमारे यहाँ भी उसके वो मिलते हैं उस टाइप के लोग, और दूसरे देशों में भी मिलते हैं, ये वो पार्टी है। इन्होंने कभी कोई पैलेस्टाइन और इसराइल के बीच एग्रीमेंट हुई, जैसे ओस्लो अकॉर्ड्स हुए थे, जिसमें जी पहली बार पैलेस्टाइन ने कहा ठीक है, चलिए हम मानते हैं कि आपका वजूद है, आपको भी क्या जिंदा रहने का स्टेट है आपका, हमने मान राइट लिया। है, तो जी वो मान लिया, और हमारा भी जो हक है उसको माना और बाकी चलाइए। नेतन्याहू साहब की पार्टी जो है वो खुद इस बात को इस बात से एग्री नहीं करते, इससे इत्तेफाक नहीं रखते। तो खाली हमास की बात नहीं है, हमास शुरू में यही कहती थी कि इसराइल का हम नेस्तनाबूद करेंगे, हमें मंजूर नहीं है इसराइल इस धरती पर हो। जी ये हमास की शुरू से लाइन रही है। बाद में हमास ने भी लाइन बदला है, उसके कुछ बड़े लीडरों ने कहा है कि 1967 के बाद जो डिवीजन है उसको हम मान लेंगे, यानी अभी अभी जो पैलेस्टाइन एरिया है वहां पर पैलेस्टीनियन रहे और बाकी इसराइल रहे अपना, लेकिन अमन के साथ रहे। ये दबा करके, रोज हमला करके, ऊपर से बम गिरा करके सेटलर्स को, मतलब आप जो है वो यहूदियों को भेज रहे हैं अंदर घुस घुस के। 7 लाख यहूदी मौजूद हैं वेस्ट बैंक में। जी कुल मिला के वेस्ट बैंक की आबादी कोई 2.5 लाख 25 लाख की है, उसमें समझिए कि 1/4 25% यहूदी घुसाए यहूदी। गए हैं, बसाए गए हैं। सेटलर्स माने उनको बसाया जाना, जी सर एक ताकि आखिरी। पैलेस्टाइन स्टेट की तामीर नहीं हो सके। जी अच्छा सर, ये जानना चाहेंगे कि इसराइल पर फलस्तीन का या हमास का जिस तरह हमला पहले भी रॉकेट दागे अभी भी हुआ, तो क्या इसराइल अपने आप को पुरअमन मुल्क बना पाएगा या लोग वहां इत्मीनान के साथ रहना पसंद करेंगे? जैसा कि खबर ये भी आई कि इस वाकये के बाद 30,000 से ज्यादा सेटलर ने इसराइल छोड़ दिया, वो बाहर चले गए, कई और ने आने से मना कर दिया। तो भले इसराइल जितना दावा करे, लेकिन खुद वो अपने अंदर अब सुकून महसूस नहीं करेगा, क्योंकि लोगों को लगेगा अब कि ये बात हमेशा तो नहीं है, ये बात मुझे नहीं मालूम कि कोई छोड़ गया या नहीं छोड़ गया, ये मुझे नहीं मालूम। वो अल कुल मिला जज़ीरा के की सेटलर रिपोर्ट आई थी। 7 लाख थे, जो भी हो। जी लेकिन अंदर तो एक साइकोलॉजिकल जहनी तौर पे डर पैदा हो गया है ना, कि भाई हम समझते थे कि हम बिल्कुल सेफ हैं और जी हमको अटैक करने की ताकत या सोच किसी में बन ही नहीं सकती, क्योंकि हम इतने मजबूत हैं। जी अब वो साइकोलॉजी थोड़ी बहुत हिल गई है, अब घबराहट महसूस करने लगे, जी और अमेरिकन ने इनको छूट दे रखी कि जितना मार सको मार लो। अमेरिका, ये सबसे पहले आवाज उठनी चाहिए थी अमेरिका में कि भाई आप बमबारी रोकिए, आप अमन बहाल करिए, मैंने जैसा भी अमन हो, अमन बहाल करिए, उसके बाद रास्ता क्या है वो निकालिए। ये पहल यूएसए की तरफ से होनी चाहिए थी, ये पहल भारत की तरफ से होनी चाहिए थी, कि जी भारत का जो हिस्ट्री रही है, हमारी पुरानी पॉलिसी यही कहती थी, उसको हमने छोड़ दिया है। ये तकलीफ दे बात है, छोड़ दिया है। अब पूरे वेस्ट एशिया में उनके राजा और उनकी सरकारें जो भी कहें, उनके अमीर जो भी कहें, लेकिन वहां की जो पब्लिक है ना, जो हमें पसंद करते हैं, जो भारत को पसंद करते हैं, आज उनके मन में भारत को लेके कुछ तकलीफ तो होगी। जी तो बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे सीनियर जर्नलिस्ट आनंद के सहाय साहब, जिन्होंने फलस्तीन इसराइल तनाज़ो और क्या पूरी दुनिया की पॉलिसी है, मिडिल ईस्ट की सियासत है, उस पर तफसील से बातचीत रखी और बहुत कुछ समझने का हमें मौका मिला सर की गुफ्तगू से। आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए, और आपने कीमती वक्त निकाला। मुझे बहुत खुशी है आप लोगों के साथ आके मिलने की। हाँ, थैंक यू सर। शुक्रिया।